हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं आशा करता हूँ आप सभी लोग फिट होंगे। तो दोस्तों आज का हमारा टॉपिक है डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी। तो हमेशा मेरी कोशिश ये रहती है कि मैं जो भी टॉपिक को समझाऊँ वो सिंपल हो, सिंपल तरीके से हो और इंटरेस्टिंग तरीके से। तो आज इसी क्रम में हम लेके आए हैं डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी। तो सबसे पहले डाल्टन के बारे में, डाल्टन्स जो वैज्ञानिक थे, जो साइंटिस्ट थे, इनके बारे में थोड़ा सा एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन। डाल्टन 1766 में पैदा हुए थे, 1766 में इंग्लैंड में, और इनकी जो डेथ हुई थी 1844 में हुई थी। तो इनके इस बीच इनका जन्म एक वीवर्स फैमिली में हुआ था जो बहुत गरीब थे, और ये कहा जाता है कि 12 साल की उम्र में ये टीचर बन गए थे, और 17 साल की उम्र में 17 ईयर्स एज में ये प्रिंसिपल बन गए थे। तो इससे हम जान सकते हैं कि इनका उत्साह कितना बढ़िया रहा होगा साइंस के प्रति। तो दोस्तों सबसे इम्पॉर्टेंट है आपके आपकी थिंकिंग, आपके विचार। क्योंकि कुछ भी खोज करने से पहले, कुछ भी आगे बढ़ने से पहले, सबसे पहले आपको सोचना पड़ता है। उसके बाद ही हम उस सोच पर आगे बढ़ने लग जाते हैं। तो जॉन डाल्टन ने एक एटॉमिक थ्योरी दी। तो उन्होंने कुछ पोस्टुलेट्स दिए। पोस्टुलेट्स का मतलब ही यही है कि उन्होंने कुछ एजम्पशन रखे जो प्रूफ नहीं, मतलब ये प्रूफ नहीं किए गए इससे पहले। तो इसलिए मैंने ये कहा कि सबसे पहले विचार रखने इंपॉर्टेंट है। तो इन्होंने कुछ विचार रखे, उसी बेस पे हमारा जो मॉडर्न एटॉमिक थ्योरी है वो डेवलप हुआ। तो इन्होंने क्या क्या पोस्टुलेट दिए, इन्हीं को हम समझेंगे। और जब तक हम डीप में नहीं जाएंगे किसी सब्जेक्ट के, तो जो इंटरेस्ट है वो उतना नहीं आ पाता है। क्योंकि जब हम ऊपर ही ऊपर पढ़ते हैं तो उसका रिजल्ट जो हमने जोड़ा है अपने गोल के साथ, तो वो उसमें इतनी उसका वैल्यू, या उसका जो जो उसका इंटरेस्ट करने का जो वो है, इंटरेस्ट करने का जो मेजरमेंट वो जो हमें देता है वो उतना नहीं कर पाता है। तो डीप जाने में हमें इंटरेस्ट भी डेवलप होता है, और हमें स्टडी करने में भी मज़ा आता है। तो अब आगे बढ़ते हैं डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी पर। तो डाल्टन ने कुछ पोस्टुलेट दिए हैं, तो मैं वन बाय वन मैं इनको एक्सप्लेन करता हूँ। यहाँ पर मैंने ब्रीफ वे में इन सभी पॉइंट्स को लिख दिया है, और इसके बाद मैं इनको एक्सप्लेन करने वाला हूँ विथ एग्जाम्पल। तो पहला इनका पॉइंट है कि मैटर इज मेड अप ऑफ टाइनी पार्टिकल्स कॉल्ड एटम। तो डाल्टन ने कहा था कि हर एक मैटर का जो सबसे छोटा पार्टिकल होता है वो एटम होता है। ओके। हालांकि एटम नाम जो नाम दिया है, ये नामकरण जो है ग्रीक कॉलोनी के है। नंबर टू, एटम्स आर इंडिविजिबल, कैन नॉट बी क्रिएटेड और डिस्ट्रॉयड। नंबर थ्री, एटम्स आर आइडेंटिकल इन मास एंड chemical properties of a given element. Number four, number and kinds of atoms are constant in a certain compound. Number five, atoms combine in ratio of small whole numbers form compounds. Number six, different atoms, different masses and chemical properties. ये मैंने ब्रीफ में लिखे हैं। नाउ मैं इनको वन बाय वन एक्सप्लेन करता हूँ। नंबर फर्स्ट, मैटर इज मेड अप ऑफ टाइनी पार्टिकल्स कॉल्ड एटम्स। यहाँ पर ये समझ लो डाल्टन है। तो डाल्टन हालांकि ये एजम्पशन है, डाल्टन ने ऐसा कुछ नहीं किया था, किसी पत्थर को तोड़ के या किसी मैटर को इन्होंने तोड़ा नहीं था। तो सिम्बॉलिकली हम समझ सकते हैं कि उन्होंने ऐसे तोड़ा होगा, ऐसे समझा होगा, विचारों में लाए होंगे कि ऐसा अगर तोड़ा जाए किसी मैटर को, तो लास्ट स्मॉल जो स्मॉलेस्ट यूनिट है उस मैटर का जिससे वो बना है वो एटम कहलाता है। ये उन्होंने बताया। नेक्स्ट, उस जो जो टाइनी पार्टिकल है, जो जो स्मॉलेस्ट पार्टिकल है एटम, तो उन्होंने कहा कि भैया ये इंडिविजिबल है, इसको आगे ब्रेक नहीं किया जा सकता है, और ना इसको क्रिएट किया जा सकता है, ना इसको डिस्ट्रॉय किया जा सकता है। तो ये बहुत छोटा है, हम इसको अनएडेड आइज से देख भी नहीं सकते हैं। तीसरा, एटम्स आर आइडेंटिकल इन मास एंड केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ ए गिवन एलिमेंट। तो जैसा कि यहाँ दो डिफरेंट एलिमेंट्स मैंने बना रखे हैं केवल समझने के लिए कॉन्सेप्ट को। जो ये ब्लू कलर का एलिमेंट है, इसके जो एटम है ब्लू कलर के हैं, इनका शेप एंड साइज डिफरेंट है।
इस रेड वाले मैटर से, एलिमेंट टाइप 2 से, इनके एटम थोड़ा बड़े हैं और ये मास वाइज भी वेरी करते हैं एलिमेंट टाइप 1 से। तो इस तरह से हम देखते हैं कि हर एक एलिमेंट्स का अपना एक एटम होता है, उसका अपना फिक्स्ड मास होता है, अपना फिक्स्ड केमिकल प्रॉपर्टीज़ होते हैं, और उस तरह से दूसरे एलिमेंट के भी एटम्स अपने टाइप के एक जैसे होते हैं। अपने में देखा जाए, अपने परिवार के साथ अगर उनको मिला लिया जाए तो एक जैसे एटम होते हैं, और उनके केमिकल प्रॉपर्टीज़ भी सेम होते हैं, बट अलग अलग एलिमेंट के जो एटम्स होते हैं उनके केमिकल प्रॉपर्टीज़ डिफरेंट होते हैं और उनके मासेस भी डिफरेंट होते हैं, राइट। नंबर 4, नंबर्स एंड काइंड्स ऑफ एटम्स आर कांस्टेंट इन ए सर्टेन कंपाउंड। किसी भी कंपाउंड में जो एटम होते हैं वो सर्टेन होते हैं, ऐसा नहीं कि वो, जैसे यहाँ पर वाटर बना है हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से, तो यहाँ पर अगर यहाँ पर दो मॉलिक्यूल हैं वाटर के, तो एक मॉलिक्यूल हो गया H2O, यहाँ पर हाइड्रोजन के हो गया 2, ऑक्सीजन के हो गया 16। तो इसको सिंप्लीफाई करें 1:8, 2 8 16, तो 1:8 हो गया। यानी कि वाटर बनने के लिए हमें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का जो भी पार्टिसिपेशन है एटम का वो सर्टेन होगा, और जो प्रोडक्ट बनेगा उसका भी सर्टेन, उस कंपाउंड का सर्टेन होगा, जो एटम्स उसमें पार्टिसिपेट करेंगे। अगर वो रेशियो सेम नहीं है तो कंपाउंड कुछ और बनेगा, राइट। अगर इस एग्जांपल की तरह से बात करें तो वो अगर हाइड्रोजन के 2 से ज़्यादा एटम पार्टिसिपेट करें तो फिर वो वाटर नहीं बनेगा, फिर कुछ और बनेगा। तो किसी खास कंपाउंड्स में सर्टेन नंबर ऑफ एटम्स ही पार्टिसिपेट करते हैं। इसका जो मेन निचोड़ है, जो उसका मेन कंक्लूजन है, वो ये है। 5, एटम्स कंबाइन इन द रेशियो ऑफ स्मॉल होल नंबर्स फॉर्म कंपाउंड्स। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि एग्जाम्पल के थ्रू मैंने बताया है कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से वाटर बना। तो यहाँ पर हाइड्रोजन के 2 एटम हैं, 2 बैलेंस करने के लिए इसको यहाँ पर लिखा गया है, तो 2 × 4 हो गए, और यहाँ ऑक्सीजन के 2 एलिमेंट हो गए। तो ये हमेशा एक ही होल नंबर में रहेंगे, कहने का मतलब है। ऐसा नहीं कि हाइड्रोजन 4 एक होल नंबर है, 2 एक होल नंबर है। ऐसा नहीं कि हम हाइड्रोजन के 3.5 एटम ले रहे हैं, ऑक्सीजन के 2.5 एटम ले रहे हैं, फ्रैक्शन में नहीं होगा, राइट। तो किस में होगा? होल नंबर में हमेशा ये पार्टिसिपेट करेंगे, और इस तरह से ये कंपाउंड बनाएंगे। 6, डिफरेंट एटम डिफरेंट मासेस एंड केमिकल प्रॉपर्टीज। यहाँ पर फिर मैंने वही वाटर वाला एग्जांपल लिया है। आपको हो गया बार बार मैं वाटर वाला एग्जांपल क्यों लेता हूँ? मैं इसलिए लेता हूँ, ये बहुत इजी है और समझने में हमें आसान होगा, कॉन्सेप्ट को हम इजीली समझ सकते हैं, राइट। तो यहाँ पर हाइड्रोजन पार्टिसिपेट कर रहा है। हाइड्रोजन के एक एटम का जो मास होता है वो 1 एटॉमिक यूनिट, 1 एटॉमिक मास होता है 1U। ऑक्सीजन का होता है 16U। तो इनके मास डिफरेंट हो गए, और इनके केमिकल प्रॉपर्टीज़ भी डिफरेंट होते हैं। जैसे हाइड्रोजन के जो केमिकल प्रॉपर्टीज हैं वो इस तरह है, जैसे हाईली फ्लेमेबल गैस है ये, फॉर्म्स वाटर व्हेन रिएक्ट विद ऑक्सीजन। जबकि ऑक्सीजन के जो केमिकल प्रॉपर्टीज़ हैं, इट सपोर्ट्स कंबसन एंड इट इज़ एसेंशियल फॉर रेस्पिरेशन। अगर दोनों को मिला के बात करें, इवन द बोथ आर गैसेस, हाइड्रोजन बर्न्स बट ऑक्सीजन सपोर्ट्स बर्निंग, एंड देयर एटॉमिक मासेस आर डिफरेंट 1 and 16, जैसा मैंने ऊपर लिखा है। नेक्स्ट चलते हैं प्रोबेबल एग्जाम क्वेश्चन। दीज क्वेश्चंस आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू, वेदर इट इज़ एकेडमिक और कम्पिटिटिव एग्जाम्स। तो मैंने कोशिश की है कि जो हमने पोस्टुलेट पढ़े हैं डाल्टन के, तो वो सारे कवर हों, और हम इसको पूरी तरह समझ, मतलब मैं इंश्योर ये करना चाहता हूँ आपसे इस क्वेश्चन को पूछ के कि आपने जो भी पोस्टुलेट्स पढ़े वो आपको समझ आए, और ये क्वेश्चन मैंने जो लिखे हैं और ये सारे पोस्टुलेट को कवर करते हुए मैंने कोशिश की है ये क्वेश्चन लिखने में, जो कि मेरा मानना यह है कि ये सारे आई थिंक कवर करते हैं। आप एक बार इसको ढंग से देखिएगा, एक्सेप्ट मॉडर्न एटॉमिक थ्योरी, ओके। तो वो आपको पढ़ना पड़ेगा, तो कुछ तो अपने मन से आपको करना ही पड़ेगा, वैल्यू एडिशन करना ही पड़ेगा। तो पहला क्वेश्चन है, राइट ऑल पोस्टुलेट ऑफ डाल्टन एटॉमिक थ्योरी। तो ये इसमें सारे पोस्टुलेट कवर हो गए। एक्सप्लेन एनी टू विद सुटेबल एग्जाम्पल, तो 2 के एग्जाम्पल भी आपको देने हैं। नंबर 2, डिस्कस हाउ डाल्टन एटॉमिक थ्योरी लेड द फाउंडेशन ऑफ मॉडर्न केमिस्ट्री। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि डाल्टन की एटॉमिक थ्योरी से ही मॉडर्न एटॉमिक थ्योरी बनी है, और केमिस्ट्री में इसका बड़ा बिग कंट्रीब्यूशन है इसका, डाल्टन एटॉमिक थ्योरी का। क्वेश्चन नंबर 3, कंपेयर डाल्टन एटॉमिक थ्योरी विद मॉडर्न एटॉमिक थ्योरी। जो आपको पढ़ना पड़ेगा मॉडर्न एटॉमिक थ्योरी।
तब आप दोनों को स्टडी करोगे तो उनका डिफरेंस आप लिख पाओगे, कंपेयर कर पाओगे। तो डीपली जाना बहुत ज़रूरी है। क्वेश्चन 4, हाउ डज डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी एक्सप्लेन बोथ लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास एंड लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन? दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इलस्ट्रेट विद एग्जांपल। तो ये 4 क्वेश्चन हैं। तो आप इनका आंसर लिखने की कोशिश करें और कमेंट्स बॉक्स में लिखें कि कुछ डाउट है, और आप इनका आंसर कमेंट बॉक्स में भी डाल सकते हैं कहीं पर लिख के। तो आज के लिए इतना ही। अगली बार फिर से हम प्रस्तुत होंगे किसी एक और वीडियो क्लिप के साथ। तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू।